आप देख रहे हैं द इंट्रिंसिक न्यूज की खास डिबेट सीरीज काम की बात। और काम की बात में आज चर्चा, क्या राजनीतिक दल या फिर राजनेता सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए अपने पास आवश्यक दवाओं का स्टॉक कर सकते हैं? मुश्किल के इस वक्त में जब दूसरी लहर के कारण हर तरफ त्राही त्राही मची है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, और अब तो ये ब्लैक और व्हाइट फंगस जैसी महामारियां नया रूप ले रही है, इस बीच क्या राजनीतिक पार्टियां अपने पास स्टॉक कर सकती है? जबकि हाई कोर्ट ने साफ फटकार लगा दी है कि अगर आपको मदद करनी है तो आप डीजीएचएस सेंटर को दीजिए, आप वहां की राज्य सरकारों को दीजिए, अपने पास आप दवाई मत रखिए। हाई कोर्ट ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जिम्स नोएडा से डॉक्टर अजिताभ, मेरी कॉलेज से एचओडी डॉक्टर दिलीप कुमार और स्टूडेंट के तौर पर आर्यन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पहले मैं रूल स्पष्ट कर दूं, मीटिंग चालू करने से पहले, डिबेट चालू करने से पहले पहला सवाल हम जब लेंगे तो 2-2 मिनट तक आप लोग अपनी अपनी बात रखिएगा, फिर 5 मिनट तक हम जनरल डिस्कशन करके कंक्लूजन पे निकलेंगे, काम की बात के एक नया मोड़ देंगे कंक्लूड करके, ताकि दर्शकों को समझ आ सके कि आज की चर्चा में क्या कुछ हल निकला। अजिताभ सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्यों हाई कोर्ट को आना पड़ रहा है बीच में राजनीतिक दलों को समझाने के लिए, पार्टियों को समझाने के लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इनको हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है कि आप अपने पास होर्डिंग मत करिए, सिर्फ कुछ लोगों के बीच अपनी छवि चमकाने के लिए, बाकियों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। अगर सेवा करनी है तो फिर उसको जो सेंटर्स बने हैं सरकार की तरफ से उसमें दबा सौंप दे। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद विशाल जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। काम की बात है कि ये जो होर्डिंग हो रही है या जो पॉलिटिशियंस में एक कंपटीशन चला हुआ है कि भाई हम ज्यादा तो हम ज्यादा, यहाँ जान की बनी है और लोगों को अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की पड़ी है। ठीक है, बेहतर यही होगा कि अगर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था है, जो पंचायत से लेके और डिस्ट्रिक्ट और महानगर सब जगह ऐसी व्यवस्था है, पंचायत केंद्रों के थ्रू या जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हमारे और भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके थ्रू अगर ये सिस्टम हो, आईसीएमआर या जो भी कंसर्न बॉडी है उसके लेके, और पंचायत में जो भी हैं ऊपर से नीचे तक, वो ज्यादा अच्छा होगा। और पॉलिटिशियंस के बहुत सारी जो कंपटीशन से जो हानि हो रही है आम जनता को, शायद वो ना हो। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक है कि जहां जितनी जरूरत है, जैसे इस तरह की अभी एलिगेशन लगे हैं कि भाई दिल्ली में ऑक्सीजन की इतनी जरूरत थी और ज्यादा हुआ, कोई ऑडिटिंग नहीं हुई, तो एक चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है इस तरह की महामारी में। खास करके जहां जरूरत है वहां दवा पहले मिलनी चाहिए, पहले पहुंचनी चाहिए, बनिस्पत की इस तरह की होर्डिंग हो। जी, देव सर, पुलिस का भी इसमें जो रुख रहा है नेताओं के प्रति वो काफी ढीला रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने नेताओं को अरेस्ट करने की बजाय उनकी वाहवाही कर दी। तो पुलिस प्रशासन की भी क्या जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो नेता हो या फिर कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे? ऐसा क्यों देखने को नहीं मिल पाता? जी विशाल जी, ये समझना होगा कि हाई कोर्ट किसी भी मामले में इंटरवीन कब करता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा होता है और कोई लॉयर या कोई आमजन, हमारे और आपके जैसा व्यक्ति, उसे जनहित याचिका के रूप में अदालत में लेके जाता है, तो अदालत को मजबूर होकर के लोक कल्याण हेतु उसमें उस मामले में इंटरवीन करना होता है। इस समय जैसे अजिताभ सर ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लोगों की जान पे पड़ी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर के और तमाम दुनिया भर की जो जरूरी दवाइयां हैं, उस दवाइयों में जिस तरीके से काला बाजारी हुई, जमाखोरी हुई, उस सभी को लेकर के जिस तरीके से अदालत ने रुख लिया, मुझे लगता है कि बड़े समसामयिकी था और बहुत जरूरी भी था, नीड ऑफ द आवर बोल सकते हैं इसके एवज में आपको पुलिस महकमा कैसे काम करती है, थोड़ा ये भी समझना होगा। पुलिस महकमा जो है गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के हिसाब से खासकर दिल्ली में काम करती है। यदि गृह मंत्रालय को इस तरह की रिपोर्ट नहीं होगी कि इस तरह के काला बाजारी और इस तरह के कुछ जो समाज के असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग हैं
वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कार्रवाई करने में थोड़ा सा असुविधा तो होगी। हम आम जन जो जागरूक होने चाहिए। एक बहुत दुखद बात यह है कि इस समय जबकि मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसी समय हम अमानवीय हरकतों में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो नेता हो, नेता भी आप और हमारे बीच से ही निकल करके आए हैं, तो नेताओं को भी ये नहीं देता हूँ। और सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की रही है, जो मेरा अपना एज ए अध्यापक और सीनियर लेवल पे जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने काम किया है 10-12 वर्षों तक, इस स्तर की राजनीति कभी देखी नहीं गई कि आप जब भारत के देश के लोगों को जब जरूरत है, जब जान पे आन पड़ी है, तो जब पूरा देश खड़ा होना चाहिए था, उस समय भी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल के नेता इस तरह के हरकतों में इन्वॉल्व हैं। ये पूर्णतः अमानवीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए मुझे लगता है वो कम है। तो अदालत ने बिल्कुल सही रुख अपनाया। अब पुलिस की अपनी एक मजबूरी है कि पुलिस वही कार्य करेगी जो उसको दिशा निर्देश प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्य नहीं करती, लेकिन आप समझिए इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि पुलिस हर जगह खड़ा रहे, उसकी संख्या बल इतनी नहीं है। पुलिस एक्ट 1935 से लेकर के उसमें सुधार की कितनी बार सिफारिश हुई, लेकिन पुलिस एक्ट में अभी तक सुधार नहीं हुआ। इतने सारे संसद में कानून आए और उसके सुधार हुए, लेकिन पुलिस एक्ट में सुधार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की भी जो भी सरकार है जरूरत है, ताकि पुलिस एक्ट में सुधार करके जो आवश्यक सुधार है वो किया जा सके, पुलिस के हाथ को मजबूत किया जा सके। जी सर। आर्यन, ये बताइए कि राजनेता जो होते हैं, हम ही चुनते हैं उनको, हम ही अपना उनको प्रतिनिधित्व बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से अगर ऐसी चीजें होती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को खुश करने के लिए दवाओं का स्टॉक करके उनको बांटा जाए, भले ही फ्री से ही बांटा जाए, लेकिन कितने और लोगों के लिए यह परेशानी का सबक बनते हैं। और आप आर्यन बताइए कि आपके वहां पर क्या कुछ माहौल है, इसका क्या अवेलेबिलिटी है दवाइयों की बेसिक? तो मैं कहना चाहूंगा कि जब से हम बड़े हुए हैं, हमारे अंदर समझ आई है, हमको एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की हमारे अंदर समझ आई है, हम चीज़ों को जज कर सकते हैं हमारे अपने माइंड से। मेरे को आज तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साइड में नहीं जाऊंगा, ना कभी जाता हूँ। मैं इनको कभी समझ पाया नहीं, कि जहाँ ये एक पहले तो एक दूसरे को ये कहते कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, बट खुद जब करने पे किसी की बारी आती है कि खुद करें, तो खुद कोई शामिल नहीं हो पाता है, खुद कुछ नहीं कर पाता है। हमने जैसे कि देखा है कि दवाइयाँ जब आती है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे कुछ भी हो, कैमरा के सामने तो सारे कहते हैं कि हम साथ देंगे, साथ करना है, वो करना है, ये करना है, मगर रियलिटी कुछ और होती है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। अगर मान लीजिए कुछ परसेंट स्टॉक आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स में बांटा गया है, तो वो स्टॉक जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, वो घर पे स्टॉक करने के लिए नहीं है। मगर उसी समय उसी एट द सेम मोमेंट कुछ जो पॉलिटिशियंस है, कुछ जो लोग हैं, आम लोग भी कहूंगा मैं, वो उसको स्टॉक करते हैं और फिर उसको पब्लिसिटी बनाने के लिए कि मैंने उस वक्त काम किया था, मैंने उस वक्त, वो याद दिलाने के लिए वो स्टॉक करते हैं और लोगों के सामने जाके फिर उसको बेचते हैं। अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इतने ही उनको उनका अच्छा उनको काम करने का वो है, सोसाइटी को सर्व करने का उनका बहुत ज्यादा वो चाहते हैं, तो जो स्टॉक ऑलरेडी आ रहा है उसको आप जाने दीजिए, उसको लोगों तक पहुंचने दीजिए जिस तरीके से वो आज तक आता रहा है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है तो आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें मंगाइए, तो हम उसको ये मानेंगे कि हाँ, कि ये लोग भी कुछ जो है प्रोडक्टिव कर रहे हैं। पर वो क्या करते हैं, वो सामान आता है, वो अपने पास अपने पास रख लेते हैं, उसको भारी भारी कीमतों में बेचते हैं, लोग सांसों के लिए मरते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है और मुंह मांगी कीमत उन बेचारों को देनी पड़ती है। अभी पॉलिटिशियंस को अगर हम साइड रखेंगे, आम लोग भी इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, नवनीत कालरा जो है दिल्ली में पकड़ा गया, उसके घर पे इतने सारे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर से। मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि इनके इतने कॉन्टैक्ट्स बन कैसे जाते हैं। अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं तो उनके पास ये सब कैसा सारा सामान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट भी है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट को सब पता है कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ऑफिसर्स को सब पता है, इंस्ट्रक्शंस है। बस वो फिर अचानक से कुछ ऑर्डर आ जाते हैं, वो टीम लेके पहुंचते हैं, हाँ जी यहाँ पे पकड़ेंगे, अदरवाइज उनको सब पता है।
कितना कहाँ पे सामान रखा हुआ है, कितना किसने किया है, गवर्नमेंट को सब पता है। पर ये अचानक से ही फिर ये लोग जाते हैं और बिल्कुल ऐसा करते हैं कि जैसे इनको कुछ पता ही ना है। गवर्नमेंट को सब पता रहता है। और यही पिछले कुछ दिनों में देखने हमें देखा गया। अभी रिसेंटली हमने देखा बिहार में किसी एमएलए के पास 100 एम्बुलेंसेस पकड़ी गई, वो बीजेपी के थे, 100 एम्बुलेंसेस पकड़ी गई। और फिर जब वो पकड़े गए, वो तो कह रहे कि ये हमने पकड़ी, हमने क्या कहते हैं इसको, हमने छुपाया नहीं है, ये रात भर चलती रहती है। मगर जितने भी आसपास के लोग हैं सबने कहा कि हमने ये आज तक कभी देखी नहीं है, यहीं पे पड़ी हुई है। मतलब इतनी ऐसे बुरे वक्त में जब लोग सांस के लिए तरस रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत संकट आ पड़ा है, लोग ऐसा नहीं है कि कुछ लोग साथ में दे भी रहे हैं, मगर मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को सब पता होता है कि कहाँ पे क्या मामला चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच सकते हैं। जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 5 मिनट तक के लिए अब हम चर्चा करेंगे। आप एक दूसरे को पैनलिस्ट क्रॉस क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी के इस दौर में अभी भी मैं मीडिया में देख रहा था कि टूल किट का एक नया विवाद आया था, कांग्रेस टूल किट और बीजेपी टूल किट की। अभी भी सरकारें अपनी अपनी छवि बचाने में मीडिया चैनलों के थ्रू लग गई है। क्या इस महामारी के दौर में उनको यूनाइटेड होकर काम नहीं करना चाहिए? मोदी जी कहते हैं कि कोरोना अदृश्य दुश्मन है, तो क्या उस अदृश्य दुश्मन को भेदने के लिए सारी पार्टी को एक साथ भी आना चाहिए? अजिताभ सर, अपना कमेंट दीजिए इस पे। बिल्कुल, देखिए डेमोक्रेसी में जो प्रजातंत्र लोकतंत्र कहते हैं, इसीलिए इसको कई बार मोबोक्रेसी की भी बात कही जाती है कि जिधर मॉब चलती है उधर पॉलिटिशियंस को भी जाना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी हो जाती है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा है, इलेक्शन जीतना, चुनाव जीतना होता है, चुनाव लड़ना होता है, लोगों को अपने परफॉर्मेंस दिखाने होते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया की वजह से 24/7/365 आप कह सकते हैं कि वो भी निगाह में है जनता के। तो इसलिए उनकी अपनी मजबूरियां हैं और अपना जो इमेज बिल्डिंग है चौथे स्तंभ के द्वारा, वो कोशिश अनवरत उनकी जारी रहती है। लेकिन इस महामारी में, महामारी ये छोटी मोटी बात नहीं है जो 100 सालों में एक बार आती है इस तरह की, भगवान न करे कभी दूसरे ऐसी आए और ऐसी नौबत आए और लोगों को ऐसा दंश झेलना पड़े। तो ऐसे में अगर एक यूनाइटेड होके सारे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, हेल्थ कम्युनिटी हो, डॉक्टर्स हो, समाज के समाज सेवी हो, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी हो, हर किसी को हाथ में हाथ मिला के, कई देशों का उदाहरण है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप जापान की बात करें, आप कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, हर जगह ऐसा हुआ है। जब तक सिविक सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन हाथ मिला के, और उसमें पॉलिटिशियंस, चूंकि वो नीति निर्धारक हैं, वो डिसीजन मेकर हैं, उनको हमने चुन के भेजा है, जनता ने उनके प्रतिनिधि हैं, तो ये लोग अगर मिलके काम करेंगे तो चीजें शायद ज्यादा इफेक्टिवली धरातल पे उतरेंगी और इससे आम जन को जो भी जानकारी है, जो सुविधाएं हैं, वो डेफिनेटली मिलेंगी। ये मेरा मानना है। दिलीप सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे थे, सारे डीएम से, जिला अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। सबसे पहला सवाल तो, क्या ये संवाद करने में प्रधानमंत्री मोदी ने लेट नहीं कर दिया? और क्या राज्य सरकार विफल है अपने वहां की परिस्थिति को संभालने के लिए, जो खुद प्रधानमंत्री को इसमें जवाबदेही लेनी पड़ रही है? जब राष्ट्रीय विपदा घोषित हो कभी भी, तो उस समय प्रधानमंत्री अगर इतने सक्रियता के साथ विचारों को साझा कर रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, आपदा को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो अपने पूरी टीम के साथ, एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या राज्य सरकारें या प्रशासन विफल रहे, स्वाभाविक है कि जो लोग अपने लोगों को खोते हैं उनके नजर में तो वो स्वाभाविक है विफल रही, लेकिन सिस्टम जो होता है वो काम करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जो सिस्टम जो हमें कोलैप्स होते हुए दिखाई दिया, एक्चुअली में इस तरह के वेव में इतनी बड़ी बोझ हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएगी, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स पे आ जाएगी, हमने स्वयं में भी कल्पना नहीं की थी। और कुछ स्वाभाविक है, जैसे परम पूज्य सरसंघ चालक महोदय जी कहते हैं कि हम लोग गफलत में रहे, कि हमने ये आइडिया नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी त्रासदी सेकेंड वेव में हो जाएगी। लेकिन उस समय में भी एक देश का प्रधानमंत्री अगर
इस रूप में सोचता है, अपने अधिकारियों से लगातार बातचीत करता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बातचीत करता है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, अलग अलग पार्टियों की अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सराहनीय कदम है और देश के लेवल पे, गार्जियन के लेवल पे, सर्वोच्च गार्जियन के लेवल पे उसकी ये पहल वो एक एक सकारात्मक कदम है। विफलता उस रूप में तो मैं नहीं कहूंगा कि रही है, लेकिन जिस तरीके से इटली में हमने देखा, ब्राजील में हमने देखा, अमेरिका में हमने देखा, जहां पर इसकी जो इंटेंसिटी थी वो काफी बड़ी थी, उसकी तुलना करना इस समय ठीक नहीं। एक जान भी जाती है तो वो उतना ही दुखद है, नहीं जानी चाहिए, लेकिन उन देशों की तुलना में जो हमारे वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा कमतर है। हम उसको बेहतर करने के प्रयास में हैं और पिछले 70 सालों में शायद हमने उस तरफ, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट आप देखें, टेक्निकलिटी में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि कभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने उस तरह से ध्यान दिया नहीं। पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रा पर लोगों ने ध्यान दिया, खासकर मैं आपको कोट करूंगा कि दिल्ली सरकार भी और अन्य जो राज्य की सरकारें हैं, पहली वेव के आने के बाद और केंद्र के साथ जिस तरीके से सामंजस्य बना, छोटे मोटे राजनीतिक बयानबाजियां चलती रही होंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन मोरलेस आप देखेंगे कि उनकी अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी जरूरी है, तो उसके लिए भी वो एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी, आपने देखा दिल्ली सरकार को जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो गृह मंत्रालय सामने आया, अमित शाह जी स्वयं आए सामने और दिल्ली में लोगों की मदद करते हुए नजर आए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले जो लोग हैं, उनके वहां जो पूरा का पूरा एक कोविड सेंटर बना 1000 बेड का, वो भी। तो जब भी मुसीबत की घड़ी आई है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, केंद्र और राज्य सरकारें ये दो नहीं है, एक है। और आपको हैरानी होगी कि जब अदालतों में फटकार पड़ रही थी तो दोनों को पड़ रही थी, जी जी। लेकिन अदालतें भी मजबूर हैं और सिस्टम तो जिस तरीके से बनाया गया होगा, जो उसकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से काम कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि इस रूप में इसको मानवता के दृष्टि से देखना, और एक कल कल की घटना अगर आप देखें, कोई प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए अपने ही कंस्टिट्यूंसी में और उसको लगे कि हमने अपने लोगों को खोया है। स्वाभाविक है कि डेली अगर आप फेसबुक खोलें तो अपने किसी प्रिय आदमी का जाने की खबर आपको मिलती है, तो आपको डर लगता है कि फेसबुक खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। और हम और आप सभी लोग बहुत दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। राजनीतिक बयानबाजियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति की निम्नतम स्तर को अब हम लोग देख रहे हैं। और बड़ा दुख की बात यह है कि मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं उसमें हमराही बन चुके हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। मैं आपके माध्यम से ये सभी को आगाह करना चाहता हूँ, या सभी मीडिया भाई बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आपकी क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको कल को, जो आपका मूलतः काम है, लोगों को वेल इन्फॉर्म करके उनको एम्पावर्ड करना, उनको सही चीजों की जानकारी, बहुत सारी जो कैजुअलिटीज हुई, जो मौतें हुई, उसमें लोगों को सही जानकारी न होने की वजह से, और आप ओवर इन पावर अगर इंफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि करप्शन के जो केसेस भी हैं वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो मीडिया ने भी, मुझे लगा कि इस स्तर पे काम, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। हमने मीडिया कर्मियों को बहुत सारे खोए, उनको इस माध्यम से मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने अपने को खोए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मीडिया अगर उस तरीके से कार्य करती तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, और सरकार को भी उस समय रहते अगर वो गफलत में, जैसे परम पूज्य मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगर गफलत में नहीं होती तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस समय काफी हद तक हम इससे उभर आ पाए हैं। इटली की स्थिति हमारे वहां नहीं बनी है, लेकिन जरूरत है कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। जैसे ब्लैक फंगस की घटना अभी आ रही है, एक उस महामारी को, उसको भी महामारी कई सारे प्रांतों ने घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव अगर एफर्ट्स होंगे, राजनीति नहीं होगी, तो हम लोग इस पूरी आपदा से, विपदा से लड़ पाएंगे और जीतेंगे। आर्यन, आरोप प्रत्यारोप यानी कि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। सब अपने अपने आप को साफ दिखाने में तुल गए हैं, फील्ड पे रिपोर्ट करने से ज्यादा। आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखो, जो भी जितने भी लोग हैं अपने आप को साफ दिखाने के लिए चल रहे हैं, वो उनका मेन फोकस इसी पे रहा है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जी। वो इस तरीके से चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका फ्यूचर किस तरीके से रहेगा। वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, और जितना भी सारा वो कर पा रहे हैं, उनका एक ही मेन मकसद होता है कि आगे उनकी पार्टी को किस तरीके से फायदा हो, सामने वाले की पार्टी को किस तरीके से नुकसान हो।
उनका मेन फोकस इसी चीज पे रहता है, तभी वो एक दूसरे के ऊपर वो डालते, तुमने वो किया, तुमने वो किया। कांग्रेस कहती है आपने 6 साल बर्बाद कर दिए, जो बीजेपी कहती है आप लड़े, आपने 70 साल में क्या किया बताओ। तो ये सब चीजें चलता है। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई सी भी पार्टी जो कैपेबल है, हमें ये पता है कि लास्ट 70 ईयर्स कांग्रेस जो है उनकी गवर्नमेंट इस कंट्री में रही है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा नॉलेज वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है आज की डेट में, बीजेपी से ज्यादा। तो मैं इनसे ये सोचना, ये कहना चाहता हूं कि क्या आप जब गवर्नमेंट में आओगे आप तभी एक्शन लोगे? आप वेट करोगे कि आप गवर्नमेंट में कब आओगे? आपके पास तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। आप ऐसे आप ट्वीट करते हो कि आपने ये किया, मोदी जी कोविड का नाम कर मोविड कर दिया, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। आप ये बताओ कि इसको कैसे टैकल करेंगे, आप ये बताओ कि क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। सोनिया गांधी जी, क्या वो आज तक कभी कुछ कुछ कहती हैं किसी से? क्या उन्होंने आज तक, आज भी 1.5 साल हो गया है इस महामारी से पूरे इंडिया को परेशान होते हुए। इंडिया वैसे ही एक गरीब देश है और इंडिया और गरीब हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया 15 साल पीछे जा चुका है। क्या कभी किसी भी लीडर ने की पॉइंट रखे कि ये करो, चलो ये सेक्टर मैं संभालूंगा, या ये दवाइयों का मैं करूंगा? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि मैं ये सेक्टर संभालूंगा, वैक्सीन का काम मैं करूंगा। उनकी पार्टी मुझसे कोई कहे, क्या वो जब सीएम बनेंगे तभी वो करेंगे, या जब वो उनके पास पावर आएगी तभी वो करेंगे? वो कह रहे हैं हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तब लेंगे। अरे भैया, तुम्हारे को हमको तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, मगर तुम्हारे कारण 10 लोग और जान के खतरे में आ सकते हैं, और उसके बाद 10 से 50 लोग और। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की यही रही है। अभी हमने देखा कि इजराइल में जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो पार्टी अगेंस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा हद से चाहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर हट जाए, वो तक इस प्रॉब्लम में वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने बताया किस तरीके से काम करना, मगर यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलता ही नहीं। जितने भी सपोर्टर्स रैलीज में जाते हैं वो सिर्फ उसी वक्त तक उनके साथ रहते हैं। कुछ मतलब समझ नहीं आता है कि जितने भी पॉलिटिशियन, जैसे सोनिया गांधी जी इतनी एक्सपीरियंस्ड है, मेरे को नहीं लगता उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी और के पास इस कंट्री में होगा। अब ये तो एक अलग ये मुद्दा है। अदरवाइज ब्रॉडली देखा जाए तो यस, जो भी संसाधन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो राज्यों के पास हो, जो भी एक्सपर्टीज है, ह्यूमन एक्सपर्टीज कह लीजिए, ह्यूमन कैपिटल कह लीजिए, रिसोर्सेज की बात, हर किसी को अगर मिला के एक काम किया जाए तो इस तरह की महामारी से तभी हम जीत सकते हैं। अदरवाइज इतना आसान नहीं है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम बहुत आसान है। जी अभी हमने देखा। दिलीप सर, आप आर्यन की बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे? क्योंकि अभी जब मनमोहन सिंह जी ने ट्विटर लिखा था तो उसको इग्नोर कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा। विशाल जी, कुछ चीजें समझने की जरूरत है हमें। हम जब भी विचारों को रखें, हमें वेल होमवर्क करके आना चाहिए। जो सिस्टम होता है, लोग सवाल उसी से पूछते हैं। दूसरी बात ये कि जब किसी नेता के बारे में एक्सपीरियंस केवल सोनिया गांधी के पास ही एक्सपीरियंस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने स्तर पे कुछ किया नहीं होगा, स्वाभाविक है किया होगा। हम अखिलेश जी को वो राइट, एक प्रोटोकॉल होता है, हमें राजनीतिक प्रोटोकॉल में भी क्या गतिविधियां तय कर सकते हैं, नहीं तय कर सकते हैं, वो समझने की आवश्यकता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस लाइन पे सभी लोग सहमत रहे हैं, और शायद यही कारण है कि हम इतना जल्दी इन सब महामारी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा छोटे मोटे मतभेद होते हैं, और वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं तो समाप्त हो जाएगी, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि अगर जो काम बीजेपी कर रही है, वही काम अगर समाजवादी पार्टी करने की कोशिश करेगी, तो लोग कहेंगे कि बीजेपी पार्टी उसको भुनाने में आगे रह सकती है, और लोग कहेंगे कि बीजेपी अच्छा कर रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूरी है कि उसका साथ दे रहे हैं। राजनीतिक स्पेस पाने के लिए लोग इस तरीके से वैचारिक भिन्नता रखते हैं। मेरा मानना है थोड़ा सा इस पर हमें होमवर्क करना चाहिए जब भी हम कोई पब्लिकली ओपिनियन रखते हो, कि किसी भी पार्टी के लोग या किसी
भी दल के लोग वो अपनी राजनीति करें, राजनीतिक बयानबाजियां करें, वो ठीक है, लेकिन किसी के जीवन के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजियां पहले भी होती रही हैं, दुनिया भर के देशों में होती रही हैं, ये कोई नया नहीं। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी जिसके पास है, वहां पर भी ट्रंप जैसे ही पदस्थ होते हैं या जैसे ही वो हारते हैं चुनाव, वहां पर भी एक राजनीतिक ड्रामा जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वहां, और दूसरी बात एक चीज और हम बताएं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से, भारत गरीब देश नहीं, भारत विकासशील देश है। हमें समझना होगा कि गरीब देश क्या है, विकासशील देश क्या है और विकसित देश क्या है। तो हमें इस तरह के होमवर्क जरूर करने चाहिए। हम विकासशील देश हैं और हमारी जीडीपी रेट जो बहुत सारे देश हैं, हम 32-33 देशों के सरपरस्त हैं आज के एज में। इसके अलावा वैक्सीनेशन के टाइम पे भी हमने ये नोटिस किया और उसके पहले भी हमने नोटिस किया कि अरबियन कंट्रीज से लेकर ये म्यूचुअल गिव एंड टेक की एक प्रक्रिया होती है। कोई देश स्वयं में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, तो किसी न किसी मसले पर उसके दूसरे देशों पर निर्भर होना ही पड़ता है। तो हर देशों का उदाहरण अगर उठा करके देखें, ये हमारी चूंकि बिल्कुल नहीं है, तो इसमें किसी को एक्सपीरियंस हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, मैं बोलता हूं उनको, उनसे बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं था, लेकिन वो दूसरों को सजेशन देते देते ये हमारी किसी को पूछ के नहीं आ रही है और किसी की जान कब ले लेगी पता नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस, और उन्होंने दोनों डोज वैक्सीनेशन लेके भी वो जीवन वो जंग है। तो ये इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल ऐसी जंग है जिसमें सब लोग अगर थोड़ा 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 योगदान दे भी रहे हैं, तो उसका कंक्रीट रिजल्ट कब आएगा वो अभी कोई डॉक्टर तक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोग अभी प्री मैच्योर एज में हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक बयानबाजी, चूंकि मीडिया के विद्यार्थी होने के नाते, राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बनने के बजाय हमें तथ्यों पर बात करने की आवश्यकता है, और जो सही तथ्य हों। क्योंकि अगर मैं विशाल जी आपको बताऊं, आर्यन, आपको भी समझने की आवश्यकता है कि भारत आज की स्थिति में जो जी कंट्रीज हैं, जी समूह के जो देश हैं उसमें शामिल है। और जो ये हमारे ये हमारे जो अपने जो आर्थिक स्थिति है, ठीक बात है कि हम घर के अंदर बहुत सारी विषमताएं देखते हैं, लेकिन वो हर देश की विषमताएं हैं। हमें भावनाओं में बह करके देश का एडमिनिस्ट्रेशन, देश का शासन हम नहीं चला सकते, फिर हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो भारत देश की स्थिति नो डाउट समस्याएं हैं और उसको आलोचना करना चाहिए। हम ही लोगों का काम है प्रश्न उठाना, और हम प्रश्न उठाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर पब्लिकली हम इस चूंकि वीडियोस को इस माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बातें दूसरे तक जाएगी, तो हम उसमें अगर वेल रिसर्च करके और होमवर्क करके ढंग से अगर बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कल को हमारे इस प्रोग्राम की रेलेवेंसी उस रूप में देखी नहीं जाएगी। तो भारत एक गरीब देश नहीं है और हमारे वहाँ एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, और हमारे वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो राजनीति निम्न स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन देश के इंटरेस्ट की जब बात होती है तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जो एक चीज और समझना होगा कि जो सिस्टम में होता है, प्रश्न उसी से पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने से न तो कोई सरकार, वर्तमान सरकार घबराती है और न ही उसके जवाब देने में कोई गुरेज करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन सकारात्मकता की किरण भी दिखाई दे रही है। अजिताभ सर, आपके पास आना चाहूंगा। पीएम मोदी ने जनवरी में ही ये ऐलान कर दिया था कि भारत ने कोरोना को हरा दिया। क्या उन्होंने जल्दी ऐलान कर दिया था? देखिए, जैसा दिलीप जी ने कहा कि ये नई महामारी है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें दिन ब दिन कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं। जैसे अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की जो बात हो रही है, या जो कोरोना के, कोविड के जो पोस्ट साइड इफेक्ट्स हैं या जो इफेक्ट्स हैं, अब उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। और वो भी महामारी से कम नहीं है। कई स्टेट्स ने ब्लैक फंगस को ऑलरेडी एंडेमिक घोषित कर दिया है। तो जहां जानकारी नहीं है, वर्ल्ड कम्युनिटी, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि कोई खुद डिसीजन ले रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जो स्पेशलिस्ट है, जो कमिटी है, जो साइंटिस्ट की कमिटी है, जो स्पेशलिस्ट की कमिटी है, वो कमिटी उनको मार्गदर्शन देती है, या सरकार या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो मार्गदर्शन देते हैं, और उनकी बातों का डेफिनेटली ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे कोई एक नेतृत्व, दिलीप जी ने कहा कि भाई जो शासन में है जवाब उसको देना पड़ता है, वो है डिसीजन मेकर, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही इज टेकिंग अ कलेक्टिव डिसीजन।
वो हमेशा, अगर आप देखें तो पंचायत के साथ भी मीटिंग होती है, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से पंचायत तक की बातों को सुनी जाती है। आज के डेट में डिजिटल एज में हम रह रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे हम इंडिविजुअली, हम अपने गांव में, अपने घरों में, अपने दोस्त पूरे इंडिया में और विदेश में भी हम हालचाल ले रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, वैसे ही साइंटिस्ट और पॉलिटिकल जो क्लास है वो भी इस तरह की चीजों से वो कर रहे हैं अपने माध्यम से। और कलेक्टिव डिसीजन जो बेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे ही डिसीजन ले लेता। अमेरिका का एग्जांपल हमारे पास है, इटली की बात कही जा रही है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। हम यहाँ भी इंडिया में, जैसे मुंबई ने इस सेकेंड वेव को कंट्रोल कर लिया, उस पर भी देखा जा रहा है कि भाई उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिल्ली में शायद उसको करते तो बेहतर होता, या कहीं और भी। अभी मैं देख रहा था कि एक किसी राजस्थान के किसी गांव की रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि मॉडल विलेज, उसको कोविड मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया। इतनी अच्छी तरह वहां की लोकल जो पंचायत की जो हेड हैं उन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो अब ये कहना शायद वो अलग हो गया होगा, लेकिन कई बार लोगों को बूस्टअप करने के लिए लोगों का मनोबल, क्योंकि इस महामारी में मनोबल ही सबसे बड़ी चीज है। अगर लोगों की विल पावर अच्छी है, अगर लोग अपने अंदर से फील गुड महसूस कर रहे हैं, तो रिकवरी ज्यादा हो रही है। तो हमें लोगों के मनोबल को भी बना के रखना है, और प्रधानमंत्री का वो भी दायित्व है। जी सर, आखिरी सवाल पे बस क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा आप सबका, और बस 2-2 मिनट या 1-1 मिनट आप इस पे क्लोजिंग कमेंट रखिएगा अपना, क्योंकि टाइम की पाबंदी है। ये सवाल आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को बता दिया गया है कि वो 7 साल पीछे अर्थव्यवस्था में चला गया है। अब अर्थव्यवस्था को भी मैनेज करते हुए तीसरी वेव की बात आ रही है आईसीएमआर के डॉक्टर्स के द्वारा। क्या भारत अर्थव्यवस्था को मैनेज करते हुए तीसरा वेव संभाल लेगा? बताइए 1-1 मिनट सर। इस पे अब जैसे पिछले 1 साल की अगर आप जर्नी देखी जाए तो भारत ने रिकवर किया था, नो डाउट अबाउट दैट, और इसीलिए अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए इस बार शायद जो लॉकडाउन था उसको डिले किया गया, उसको राष्ट्रीय स्तर पे ना लाके राज्यों को जिम्मेवारी दी गई। और एक अच्छा अप्रोच मैं समझता हूं कि लोकलाइज्ड जहां पे प्रॉब्लम है उसको कंटेन किया जाए, एरिया वाइज कंटेनमेंट जोन बना के उसको रोकने की कोशिश की गई, सो दैट कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बची रहे, और सबसे जो जरूरी है हमारा जान माल और प्राण, उसकी भी भरपाई हो। तो ये एक अच्छा प्रयास था। नई चीज है, नई महामारी है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन, सारे प्रेडिक्शन रेदर गलत हुए हैं और अभी भी गलत हो रहे हैं, तो कुछ डिसीजन इधर उधर हो सकते हैं, बट ओवरऑल हमने इसको बहुत सारी खामियों के बावजूद बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमारे लिए। शायद तीसरे वेव में हम ज्यादा तैयार मिलेंगे, ज्यादा तैयार रहेंगे इसको फेस करने के लिए, और अर्थव्यवस्था भी उसी अनुसार। हमारी इकोनॉमी बहुत रिजाइलेंट इकोनॉमी है, हम वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम वैक्सीन का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास स्किल भी है। तो हम इकोनॉमी को, हमारे लोग बहुत इंटरप्राइज हैं, तो उम्मीद है कि उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ अनप्रेडिक्टेबल है। प्रे फॉर द बेस्ट। आपका क्लोजिंग कमेंट दिलीप सर। देखिए विशाल जी, आपको ये जानना होगा कि तीसरी वेव कब आएगी। उसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट है और कई सारे अवार्ड जीते हुए। कल मिस्टर सौरभ जो इंडिया टीवी में है, उनका एक नईम, डॉक्टर नईम के साथ एक साक्षात्कार था, उसका रेफरेंस देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरी वेव, अगर सभी लोग वैक्सीनेट हो गए तो ये कोरोना महामारी खत्म नहीं होना, ये तीसरी वेव आएगी, लेकिन हम उससे लड़ पाएंगे। हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके से तैयार रहेगी। जो अभी की स्थिति है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यही स्थिति, यही प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर चलते रहे, यही सावधानियां अगर चलती रही, तो हम तीसरी वेव से लड़ पाएंगे। लेकिन जरूरी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि हम सभी लोग उसके पहले वैक्सीनेट हो जाएं, तो तीसरी वेव से हम लड़ पाएंगे। रही बात एक और कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम खत्म कर चुके हैं कोरोना को, नहीं, उन्होंने कहा कि हम पहली वेव से लड़ चुके हैं, और दूसरी वेव के लिए उनका, या आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर देखें तो उन्होंने कहा कि दवाई और कड़ाई और सफाई, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। हम लोग काफी हद तक मिनिमाइज कर चुके हैं, लेकिन इन कड़ाइयों का, इन प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपकी बातों को मैं सहमत होते हुए ये बस 10 सेकंड में और बताता हूँ कि लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और आज भी स्थिति अगर आप अगल बगल ऑब्जर्व करें तो जैसे दिल्ली की रिपोर्ट में पॉजिटिविटी रेट 5 के लगभग आई है, लोगों को अब कहते सुनते पा जाएंगे कि नहीं अब तो कोरोना खत्म हो गया। ये स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है, और इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए
ताकि लोगों के अंदर वो एक जो डिसिप्लिन है, जो प्रोटोकॉल है, वो पालन करते रहें। स्वाभाविक है कि बड़ी से बड़ी विपदा से हम अब तक लड़ते रहे हैं, चाहे उसके थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेज रहे हों, आगे भी हम लड़ पाएंगे और तीसरी वेव को भी हम तीसरी वेव का सामना कर पाएंगे और उसको हरा भी पाएंगे। आर्यन जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट रख दीजिए, मात्र 30 सेकंड में, जो आप समाप्त करना चाहेंगे। जैसा सर अजीत आप सर ने कहा कि ये बिल्कुल एक अनसर्टनिटी वाला जो है, जो अनसर्टेन वाली बीमारी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये SARS-CoV-2 का ये एक कोरोना वायरस का ये एक जो है वेरिएंट है, पर ये बिल्कुल अलग है। तो इसके बारे में हर दिन हर कुछ टाइम बाद उसकी अलग रिसर्च चलती है। पहले कहा था कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें 28 दिन का गैप होना चाहिए, फिर कहा था कि थोड़े दिन और अब कह रहे हैं कि 3 महीने का गैप होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है कुछ नहीं पता है, किस कारण हो रहा है, पर हर दिन जो है इसके बारे में नई चीजें पता चल रही है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव रहें। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना काम और अच्छा होगा, ये सबसे की पॉइंट है। पॉजिटिव रहने से भी बहुत सारी चीजों का समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की खास काम की बात में चर्चा में शामिल होने विशाल जी, बस विशाल जी एक लाइन मैं आर्यन को जोड़ दूं, अच्छी बात है कि हम पॉजिटिव रहें अपने विचारों से, अपने मनोबल से, के मामले में, संक्रमण के तब जाके कोरोना नेगेटिव बने रहेंगे। जी सर, बहुत अच्छी आपने बात बोली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, और इसी तरह अगली चर्चाओं के लिए काम की बात आप देखते रहिए द इंट्रिंसिक न्यूज़ पे। नमस्कार।